नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक और सामाजिक परिषद और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। ये फिफ्थ और सिक्स्थ ऑर्गन है। 4 ऑर्गन्स हम कर चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के। पहला ऑर्गन है महासभा, बिगेस्ट असेंबली, जनरल असेंबली जिसको बोलते हैं, और दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, और फोर्थ हमने किया था ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि न्यास परिषद। आज हम करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दैट इज़ आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो इसका 5th ऑर्गन है। और ये ऑर्गन भी बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि विश्व में समस्याएं सिर्फ राजनीतिक ही नहीं हैं, विश्व में समस्याएं आर्थिक और सामाजिक भी हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए तो राजनीतिक विश्लेषक इस आर्थिक और सामाजिक परिषद का जब विश्लेषण करते हैं तो वो ये कहते हैं कि विश्व में जो राजनीतिक समस्या आती है उसके पीछे बेसिकली आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि ही होती है। तो हम करते हैं सामाजिक और आर्थिक परिषद। इसकी संरचना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो इसमें शुरू में प्रारंभ में 18 सदस्य थे और प्रेजेंट जो इसकी मेंबरशिप है वो 54 मेंबर कंट्रीज़ हो चुकी हैं इसकी मेंबर। यह एक स्थायी संस्था है और इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते रहते हैं, यानी कि उनको प्रतिवर्ष रिटायर कर दिया जाता है। इससे जो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र है, जो मेंबर कंट्री है, उसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का हो जाता है। और इसमें ये प्रोविज़न भी है कि एक मेंबर कंट्री को जब रिटायर कर दिया या पदमुक्त कर दिया जाता है तो उसे पुनः तुरंत निर्वाचित भी किया जा सकता है, जो कि और सुरक्षा परिषद में जो प्रोविज़न नहीं है नॉन परमानेंट मेंबर्स का, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में ये प्रोविज़न है। और हर प्रतिनिधि का जब मतदान प्रक्रिया होती है, डिस्कशंस होते हैं, तो उसका एक ही मत माना जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का अगर हम सेशंस की बात करते हैं तो इसका सेशन हर साल 5 वीक्स के लिए महत्वपूर्ण सत्र आयोजित होता है। और इस सत्र में बारी बारी से ये सत्र न्यूयॉर्क और जिनेवा में कंसेक्यूटिवली बारी बारी से आयोजित होता है। और इसके अतिरिक्त ये न्यूयॉर्क में 2 संगठनात्मक सत्रों का भी आयोजन करता है ये काउंसिल। और आर्थिक और सामाजिक परिषद का पूरे वर्ष के दौरान चलने वाला कार्य जो होता है उसकी सहायक संस्थाएं भी बनी हुई हैं, आयोग बने हुए, समितियां बनी हुई हैं, उसके द्वारा भी निष्पादित होता रहता है। जो नियमित अंतराल पर ये सारी जो आयोग हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, ये बैठकें आयोजित करती हैं और अपनी कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को प्रेषित करती हैं। अगर हम इसके कार्य और क्षेत्राधिकार की बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का सबसे प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित मामलों पर अध्ययन करती है, उस पर डिस्कशन करती है, उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और विशिष्ट अभिकरणों को ये रिपोर्ट पेश भी करती है। नेक्स्ट है कि यह सबके मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के आदर तथा उसे लागू करने की संतुति भी करती है। अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित अभिसमयों के आलेख ये महासभा को भी प्रेषित करती है समय समय पर, जब भी महासभा इनसे डिमांड करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित मामलों पर यह सम्मेलन भी बुला सकती है। और सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल की प्रार्थना पर वह सुरक्षा परिषद को भी सूचनाएं, अगर वो मांगते हैं किसी प्रकार की, तो वो सूचनाएं प्रेषित करती है, कई बार एडवाइजरी हेल्प भी करती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद महासभा की संतुति पर भी या उसकी रिकमेंडेशन पर कुछ कार्य संपादित करती है जो उसकी अपनी क्षमता के अंतर्गत होते हैं। तो ये सारे कार्य थे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। अब नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये विश्व का
कंट्रीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, अपील का अंतिम न्यायालय है। बहुत प्रमुख कानूनी संस्था है यूनाइटेड नेशंस की। इसमें एक बेसिक चीज़ ये है कि इसमें व्यक्तिगत झगड़े नहीं आते हैं, इसमें राष्ट्रों से संबंधित झगड़े ही आते हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। और इसके अगर संगठन की हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की संख्या 15 है और ये न्यायाधीश अपने में से ही एक सभापति तथा उपसभापति 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है और न्यायाधीशों को जब चुना जाता है तो उनकी योग्यता, उनके कैलिबर, उनकी नॉलेज, उनके प्रभाव के आधार पर उन्हें चुना जाता है और किसी प्रकार का कोई जाति भेद, रंग भेद, वर्ग भेद इसमें लागू नहीं होता है। और जनरली 15 न्यायाधीशों में अगर 9 न्यायाधीश कोर्ट में होते हैं तो विधान के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था भी है और इसके जो कोरम है इसका वो 9 जजेस का है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जब काम करता है तो इसके समक्ष जो मुकदमे हैं उसमें वादी और प्रतिवादी केवल राष्ट्रीय हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इसमें वादी प्रतिवादी किसी भी तरीके से व्यक्ति नहीं होते हैं। न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाता है, इसके ऊपर कोई कोर्ट ऑफ अपील नहीं है, अनिवार्य रूप से माना जाता है। अगर हम इसके ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 3 प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन है। पहला है ऐच्छिक, जिसको वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। दूसरा है अनिवार्य, जिसको कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन है। और थर्ड है परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार यानी कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो पहला ऐच्छिक क्षेत्राधिकार यानी कि वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें कोई भी राष्ट्र, 2 राष्ट्र, 2 से अधिक राष्ट्र, एक राष्ट्र एक तरफ, बाकी राष्ट्र दूसरी तरफ, एक या अनेक राष्ट्र एक तरफ, कोई एक या अनेक राष्ट्र दूसरी तरफ, वादी प्रतिवादी के रूप में जब अपना कोई मैटर, राष्ट्र से रिलेटेड राष्ट्रीय मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने लाते हैं तो वो उस मैटर को देखते हैं और डिसीजंस देते हैं। सेकंड है अनिवार्य क्षेत्राधिकार। ये कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन है कि जो अपील या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को यहाँ पर स्वीकार करना पड़ता है इन चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक संधियों की व्याख्या करना, जो इंटरनेशनल नेशनल ट्रीटीज़ होती हैं 2 राष्ट्रों के बीच में, या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है तो उसकी व्याख्या करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना। अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित सभी मामले किसी ऐसे तथ्य के अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप और परिणाम, इस पर भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कंपलसरी ज्यूरिसडिक्शन है। थर्ड है परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार यानी कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। इसको आप समझते होंगे क्योंकि आपने सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मीन्स कि कोर्ट समय समय पर जब भी कोई संस्था या इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस कि कोई भी ऑर्गन या कोई और इंटरनेशनल ऑर्गन अगर कोई एडवाइस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मांगते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एडवाइस देती है। वो एडवाइस फॉलो होती है या नहीं, ये किसी भी राष्ट्र के लिए बाध्य नहीं है। अब बात आती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए क्या कोई इंटरनेशनल कोड ऑफ लॉ है या इंटरनेशनल कोड ऑफ बुक्स है जिस लॉ को वो फॉलो करती है जब वो डिसीजंस देती है 2 राष्ट्रों के बीच विवाद से या अनेक राष्ट्रों के बीच जो विवाद होते हैं उसमें कानून कौन सा लगेगा, किसी जो वादी है राष्ट्र उसका लगेगा, प्रतिवादी राष्ट्र का लगेगा, या इज़ देयर एनी इंटरनेशनल बुक ऑफ लॉज जिसका जो कानून है जिसका इंटरप्रिटेशन लिया जाता है उस पर्टिकुलर केस में। तो इसमें ये चीज़ क्लियर है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जब भी कोई डिसीजन देती है तो उसमें 4 तरह के कानून हैं जिनको ध्यान में रखकर डिसीजंस देती है। कोई इंटरनेशनल कोड ऑफ बुक्स नहीं है, देयर इज़ नो इंटरनेशनल लॉ बुक एज सच। तो पहला है जब
कोई केस आता है तो सामान्य या विशिष्ट पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते जिनको वादग्रस्त पक्ष स्वीकारता हो, यानी कि कोई पूर्व में संधि हुई है, मान लीजिए दो देशों के बीच अगर कोई झगड़ा है, उनके बीच कोई संधि हुई है, तो वो संधि को इंटरप्रेट करके उस संधि के नियम और कानूनों को लागू करना उस डिसीजन पे। पहला चीज़ तो ये होती है कि उसी संधि को लेकर उसी के नियम कानून और प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस दिए जाते हैं जो उन राष्ट्रों पर लागू होते हैं या वो स्वीकार करते हों। सेकेंडली, अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं, इंटरनेशनल ट्रेडिशंस जो चले आ रहे हैं विश्व में, रीति रिवाज या जिन्हें सामान्यतः प्रयोग में माना जाता है। जो इंटरनेशनल ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, जिनको प्रयोग में लाया जा रहा है सदियों से, वो एक तरीके का कानून का रूप, मान्यता का रूप के रूप में उसको लेकर और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाया जाता है। नेक्स्ट है सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनों के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स दैट आर रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड कंट्रीज, जो जनरल प्रिंसिपल्स जो वो स्वीकारते हों। और लास्ट है भिन्न भिन्न राष्ट्रों में विधिवेत्ताओं और न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय जो उस पर्टिकुलर केस में उन राष्ट्रों के बीच लागू होते हों। तो ये 4 तरीके के जो लॉज हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉलो करती है जब वो कोई डिसीजन देती है। तो बच्चों, यहाँ आज अपने ऑल 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का जो सब टॉपिक है यहाँ कंप्लीट होता है। हमने 6 ऑर्गन्स कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे ऑर्गन्स, इनका ऑर्गेनाइजेशन और इनकी जो कार्यप्रणाली है, इनकी जो वर्किंग सिस्टम है, इनकी इम्पोर्टेंस है, वो सब आपको क्लियर हो गई होगी। आपके सामने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पिक है, उसका लोगो भी है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का लोगो और उसके हॉल के अंदर का सारा जो इंटीरियर है, किस तरीके से बैठक होती है, क्या होती है, ये सब आपके सामने है। आज तक का लेक्चर बस यहीं तक। कल हम इवैल्यूएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।